आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यायपालिका में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का संबंध, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का क्या संबंध है और जब ये दोनों मामलों का टकराव जब सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। अगर यहाँ पर हम मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार जो हैं वो व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक और उचित नियंत्रण से मुक्त, ठीक है, एक उचित अवसर प्रदान करते हैं। मतलब मूल अधिकारों का उद्देश्य जो है वो व्यक्तियों को उनके विकास के लिए आवश्यक और अनुचित नियंत्रण से मुक्त उचित अवसर प्रदान करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो है उद्देश्य होता है वो कल्याणकारी समाज की स्थापना करना है। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य टकराव जो है वो संविधान के प्रारंभ से ही स्पष्ट हो गया था। प्रारंभ में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं थी और यह माना जाता था कि प्रकृति में दोनों विरोधी हैं। सबसे पहले 1952 में चंपकम द्वैराजन के वाद में पहली बार, ठीक है, न्यायालय में यह मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित मामला पहुंचा और यह मामला जो है 1952 में निर्णय आया था, जबकि मामला जो था वो 1951 में था। 1951 के मद्रास बनाम चंपकम द्वैराजन के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जिन्हें अनुच्छेद 37 के तहत आर्टिकल 37 के तहत उन्हें न्यायोचित नहीं बनाया गया है और साथ ही में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि संविधान में मूल अधिकार का अध्याय अनुल्लंघनीय है तथा इसे कार्यपालिका और विधायिका के किसी कार्य या आदेश के द्वारा भाग 3 में निर्धारित किसी भी सीमा के अतिरिक्त सीमित नहीं किया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को इसके अनुरूप चलना होगा, ठीक है, और निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के अध्याय के अनुरूप उनको सहायक के रूप में कार्य करना होगा। यानी कि राज्य को जो मूल अधिकार हैं उनको ही सबसे प्रायोरिटी देनी होगी और नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके सहायक के रूप में कार्य करने होंगे। इसका अर्थ यह था कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य किसी भी टकराव में मूल अधिकार ही प्रभावी होंगे, ना कि नीति निर्देशक तत्व। इनका दूसरा वाद जो आया था मूल अधिकारों से संबंधित और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित एक दूसरा वाद था। इसके बाद चंपकम द्वैराजन के बाद जो मामला था वो था गोलकनाथ वाद 1967। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में वरीयता देते हुए कहा कि संसद को मूल अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथवाद में भावी प्रत्यादेश सिद्धांत को लागू किया गया, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय में सुधार कर सकती है। गोलकनाथवाद में दिए गए निर्णयों को निष्प्रभावी बनाने के लिए 1971 में 25वां संवैधानिक संशोधन जो है वो पारित किया गया। इसके अनुसार मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 31C और अनुच्छेद 39B और 39C को लागू कराने वाली विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 14 और 19 के में वर्णित मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। मतलब कि सरकार ने जब सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथवाद में निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती सिर्फ इस आधार पे कि नीति निर्देशक तत्वों के लागू कराना है, तब संसद ने 1971 में 25वां संवैधानिक संशोधन जो है उन्होंने पारित किया और उसमें अनुच्छेद 31C जोड़ा
जिसके अव्यक्तित सी में यह कहा गया कि अनुच्छेद 39B और 39C को लागू कराने वाली विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 14 और 19 के में वर्णित मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। अगला जो वाद था, इसी आधार पर अगला वाद आया और उसमें केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद, ये वाद आया। केशवानंद भारतीवाद जो है ये 1973 में आया था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती थी। संसद जो थी वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती थी, ठीक है। और किंतु संसद द्वारा मूल अधिकारों में ऐसा कोई संशोधन मान्य नहीं होगा जो संविधान के मूल ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो। मतलब कि इसी वाद में मूल ढांचे का सिद्धांत सामने आया। 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता और प्राथमिकता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया और इसके तहत अनुच्छेद जो 31C जो गोलकनाथवाद के बाद जोड़ा गया था उसको और अधिक विस्तार करते हुए इसके दायरे में 39B और 39C के स्थान पर भाग 4 में वर्णित सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। मतलब केशवानंद भारतीवाद के बाद, गोलकनाथवाद के बाद जो 31C जोड़ा गया था उसमें केवल ये कहा गया था कि 39B और 39C को इस आधार पर अमान्य नहीं घोषित किया जाएगा कि वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं। लेकिन जब 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 जब पारित किया गया तो उसमें संविधान के भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है उसमें सभी निर्देशक तत्वों को शामिल कर लिया गया कि किसी भी नीति निर्देशक तत्वों को इस आधार पर अवैध या अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी प्रकार के अनुच्छेद 14 या 19 के मूल अधिकारों का हनन करते हैं, ठीक है। यह केशवानंद भारतीवाद में कहा गया। इसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद आता है। मिनर्वा मिल्स वाद यह आता है 1980 में। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद के द्वारा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां मूल ढांचे के सिद्धांत द्वारा सीमित कर दी। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान का अस्तित्व भाग 3 और भाग 4 के संतुलन में निहित है। इन्हें एक दूसरे पर थोपने से संविधान की मूल भावना जो है, संविधान की जो मूल भावना है वो बाधित होती है। फिर इसके बाद उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद 1993 में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भाग 3 और भाग 4 एक दूसरे के पूरक हैं और साथ ही मूल अधिकार भाग 4 में निहित निर्देशक तत्वों को लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन है। इस प्रकार मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के एक दूसरे के संदर्भ में अंतिम स्थिति जो है वो इस प्रकार है कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व एक दूसरे के अनुपूरक हैं और एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर भारत के समावेशी लोकतंत्र के लिए आधार प्रदान करते हैं और तुलनात्मक रूप से मूल अधिकारों की कानूनी स्थिति ज्यादा बेहतर है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को कमजोर नहीं करता है। निश्चित समय के दौरान उदार व्याख्या के सिद्धांत के प्रयोग से उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 21 में कई निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया और निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने वाले किसी विशेष कानून की वैधता के जांच करने के लिए जो मूल अधिकारों में कटौती करता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ सिद्धांत लागू किए जाते हैं। जैसे कि मतलब कि अगर कोई भी संसद नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करती है तो कुछ सर्वोच्च न्यायालय कुछ मानक तय करता है, जैसे मूल ढांचे का सिद्धांत और मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज। मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज जो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत को स्पष्ट किया है और इस सिद्धांत का अर्थ है कि भारत के संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व
वास्तव में एक ही व्यवस्था के अंग हैं। इन दोनों का लक्ष्य भी एक ही, व्यक्ति का विकास और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। साथ में ही मिनर्वा मिल्स प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संविधान अपने भाग 3 और भाग 4 के संतुलन पर दृढ़तापूर्वक आधारित है। इसमें किसी एक को प्रधानता देने से का अर्थ है संविधान की समरसता में विघ्न डालना है। मूल अधिकारों और राज्य के नीति निश्चित तत्वों के मध्य जो समरसता और संतुलन है वह संविधान के मूल ढांचे के लिए एक परम आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो ये थे हमारा आज का टॉपिक कि न्यायपालिका में मौलिक अधिकार और नीति निश्चित तत्वों का स्थान क्या है।